नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा लगभग आ गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। अभी तक जो है स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट हो चुकी है। 2-3 बातें एकदम साफ दिखाई दे रही हैं। 400 का नारा नहीं चला, 370 पार का भी नारा नहीं चला, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अकेले 272 सीटें मिल पाएंगी, इसमें भी शंका नज़र आ रही है। लेकिन एनडीए का बहुमत आ रहा है, यानी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। अब इस वर्डिक्ट के कारण क्या है, इस जनादेश के कारण क्या है, कहाँ किससे क्या गड़बड़ी हुई, क्या अच्छा हुआ, इसका जो है विश्लेषण आगे करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि इस वर्डिक्ट का, इस जनादेश का असर क्या होगा। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया। राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय दलों का जो हस्तक्षेप था वो खत्म कर दिया था। गठबंधन की राजनीति से एक दलीय राजनीति की ओर देश को ले गए थे, और जाहिर है कि ये तभी संभव हुआ जब ऐसा जनादेश आया, जब लोगों ने ये तय किया। तो लोगों ने तय किया कि अब गठबंधन की राजनीति नहीं चलेगी, एक दल को स्पष्ट बहुमत देना चाहिए। 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। लेकिन जनादेश देने वाले यानी मतदाता 2024 में आकर उनका मन बदल गया। उन्होंने तय किया कि फिर से गठबंधन की राजनीति देश में चलेगी। तो पहला इसका असर होने जा रहा है, जो अगले 5 साल तक जिसकी धमक आपको सुनाई देगी, वो ये कि देश में फिर से गठबंधन की राजनीति, या कहें कि क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप या दखल बढ़ जाएगा। अब ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बनेगी, वो निर्भर होगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पर। ये कितना बार्गेन करते हैं, ये सरकार को कितना स्थायित्व देते हैं, इस पर निर्भर करेगा ये सरकार कितनी स्थायी होगी और कितनी मजबूत होगी। तो अब सरकार की मजबूती बीजेपी के हाथ में पूरी तरह से नहीं है। बीजेपी की बजाय जो है उसके सहयोगी दल तय करेंगे कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी। तो उसका नतीजा क्या होगा? अब बीजेपी जो बड़े कदम उठाने वाली थी, शायद न उठा पाए। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन शायद न उठा पाए। उसकी एक कैजुअलिटी मुझे जो अभी तुरंत दिखाई दे रही है, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन ये हो सकता है, क्योंकि अब बीजेपी के पास लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। राज्यसभा में वो जुटा सकती है, लेकिन लोकसभा में उसके लिए अब जुटाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के या एनडीए के किसी कदम का समर्थन विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस पार्टी करेगी, सहयोग करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो आने वाले 5 साल में देश की पॉलिटिक्स और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रही है और ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल होने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर जा रही है, और लगातार ये 10वां चुनाव, जो पहले मैंने कहा था एक वीडियो में कि लगातार 10वां लोकसभा चुनाव होगा जब कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, बहुमत से काफ़ी दूर रह गई। तो उसका असर जो है आपको आने वाले 5 सालों में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी के सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा कि आखिर लोग सरकार कैसी चाहते हैं। उनके 2 एजेंडे जो हैं इस जनादेश से लगता है कि काम नहीं कर पाए, एक हिंदुत्व का और दूसरा विकास का। इतना विकास 10 साल में करने के बाद, इतनी वेलफेयर स्कीम्स चलाने के बाद, मुफ्त राशन की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की दूसरी योजनाएं हों, इसका मतलब है कि जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता गया, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, और उस महत्वाकांक्षा से कदम ताल मिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसकी सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता है। दरअसल ये चुनाव अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको एक जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आएगा, वो है जाति का। जब हिंदुत्व तो नहीं चलेगा तो जाति चलेगी, खास तौर से इस देश की राजनीति की सच्चाई है। और जाति चली एक मुद्दे के कारण। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव में उसका असर हुआ है। 2015 में
बिहार विधानसभा के चुनाव में हुआ था आरक्षण के मुद्दे पर यही, और इस चुनाव में भी हुआ। बीजेपी के 400 पार के नारे के जवाब में जो कैंपेन चलाया विपक्ष ने कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उसका असर सिर्फ दलितों तक सीमित रहा। लेकिन दलितों पर होने के कारण हुआ ये कि दलितों का एक सेक्शन, दलितों का एक वर्ग जो है वो गया एनडीए के साथ। अब आप देखिए, फर्क देखिए दो राज्यों में, उत्तर प्रदेश में गया, बिहार में नहीं गया। क्यों? बिहार में बीजेपी का जो सोशल कोएलिशन था उसमें जीतन राम मांझी भी थे और चिराग पासवान भी थे, तो इनके होने से दलित जो है ज़्यादा आश्वस्त था। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ दलित नहीं गया, या कहें कि समाजवादी पार्टी के नाम पर दलित नहीं गया, कांग्रेस के नाम पर गया। कांग्रेस के नाम पर दो चीज़ें हुई, एक मुस्लिम पोलराइजेशन, मुस्लिम कंसोलिडेशन, और बीजेपी की कोशिश के बावजूद काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू जातियों में बंट गए। उन्होंने जाति के आधार पर वोट दिया ज़्यादातर, और ख़ास तौर से दलित समाज के एक बड़े वर्ग ने। उसको लगा कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और ये आपको दिखाई देगा वोट शेयर में, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा है। लगभग 4-4.5% वोट जो बहुजन समाज पार्टी का घटा है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गया। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बहुत से कारण हैं, और उम्मीदवारों का चयन उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवार तय किए ये मानकर कि हम अगर बिजली के खंभे को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा, तो उसका भी असर हुआ। उसके अलावा बहुत सी बातों का असर हुआ, लेकिन इस एक मुद्दे का सबसे ज़्यादा असर हुआ। ये जो आपको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटें नज़र आ रही हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा जो है, ये साबित हुआ कि डेवलपमेंट आपको चुनाव नहीं जिता सकता। जो पिछले 4 चुनाव से अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2 देश के लोकसभा चुनाव की, तो 4 चुनाव से और उसके पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी ये साबित कर चुके थे कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप चुनाव जीत सकते हैं। इस चुनाव ने ये साबित किया कि ये जो धारणा है, ये जो अवधारणा है, ये जो परसेप्शन है, ये स्थायी नहीं है। जब जाति का असर ज़्यादा हो जाएगा, जाति का कंसिडरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तब ये विकास भी नहीं चलेगा, तब ये हिंदुत्व भी नहीं चलेगा। हिंदुत्व के जरिए बीजेपी इसी कास्ट डिवीज़न को रोकने की कोशिश करती है, और वो विकास के जरिए भी यही काम करती है कि लोग जाति के आधार पर न सोचें, अपने वेलफेयर के आधार पर सोचें कि कहाँ उनका भला है। लोगों ने ये नहीं सोचा। जिस तरह का वर्डिक्ट आया है, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जनादेश आया है वो साफ बताता है, न तो जिस वर्ग ने भाजपा को छोड़ा उसको न तो विकास से कोई मतलब है, न उसको हिंदुत्व से कोई मतलब है। उसको लगा कि बीजेपी अगर तीसरी बार आएगी और बड़े बहुमत से आएगी तो वो आरक्षण खत्म कर सकती है। इस अफवाह पर लोगों ने भरोसा कर लिया। तो एक अफवाह ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में खास तौर से बड़ी करारी शिकस्त दे दी। और भी कारण है, मैंने कहा कि उसकी मीमांसा जो है बाद में किसी दिन करेंगे, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसकी तात्कालिक जो त्वरित टिप्पणी अगर करना हो तो ये कह सकते हैं कि दलित वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी से, उसकी वजह से ये नतीजा आया। दूसरे वोट जो है वो बीजेपी के जो साथ थे 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, वो इस चुनाव में भी बने रहे। और नुकसान सबसे ज़्यादा बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में हुआ है, और उन इलाकों में हुआ है उत्तर प्रदेश के जहां जाति ज़्यादा चली है। तो जाति का असर इस चुनाव के सर पर चढ़कर बोल रहा है। मोदी का करिश्मा नहीं चला, योगी के बुलडोज़र का असर नहीं चला, और दोनों के विकास का, डबल इंजन के विकास के कामों का असर नहीं हुआ। उस सब को लोग भूल गए सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमको अपनी जाति की रक्षा करनी है। दलित जो है उसका एक वर्ग, ये बड़ा वर्ग है वो,
वो मानता है उसके लिए भारत के संविधान का मतलब एक ही है, आरक्षण। और जब भी कोई आरक्षण के बारे में सवाल उठाता है वो मुद्दा उसके लिए बहुत संवेदनशील है, उसमें वो फिर तर्क वितर्क नहीं करता, वो फिर तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर फैसला नहीं करता, वो सेंटिमेंट के आधार पर फैसला करता है। तो सेंटिमेंट से उसके तय होता है कि वो किस तरफ जाएगा। तो इस चुनाव में उसका सेंटिमेंट जो है ये बना कि बीजेपी का बड़े बहुमत से वापस आना हमारे लिए खतरे का संकेत है, और इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि सामने, चूंकि एक तरह से, हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, एक तरह से सीधी लड़ाई एनडीए और जो इंडी अलायंस है उन दोनों के बीच में था, जो सपा बसपा का था। इसीलिए आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस और आरएलडी का हुआ था 2019 में, उससे ज़्यादा इफेक्टिव, उससे ज़्यादा प्रभावशाली अलायंस रहा ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, जबकि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है। तो उसको 2.3% वोट मिले थे। बीएसपी का वोट जो असेंबली में आया था लगभग 13% के करीब, 12.8% के करीब, वो लगभग 4% और कम हो गया है। तो ये बीएसपी का वोट कट कर अलायंस को गया, मतलब जो इंडी अलायंस है उसको गया। तो ये जो कहा जा रहा था कि बीएसपी भाजपा की मदद कर रही है, हुआ है उल्टा। बीएसपी की वजह से, उसका कोर वोट खिसकने से मदद हुई है इंडी अलायंस की। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। और मैंने कहा बिहार, अब बिहार में भी यही स्थिति थी। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो मैंने बताया 2 दलित नेता और उनकी पार्टियां साथ थीं एनडीए के, उसका असर हुआ, उसका फायदा एनडीए को मिला। इसलिए जो चर्चा चल रही थी चुनाव के पहले से कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कमज़ोर कड़ी है बिहार में एनडीए की, वो उसके उल्टा नतीजा आया। नुकसान थोड़ा जो हुआ वो बीजेपी का हुआ, जेडीयू का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस बात को समझिए कि इस देश में अगर राजनीति करना है, अगर आपको कुछ करना है, तो आपको जाति को साधना पड़ेगा। हालांकि इसकी कोशिश 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। एक सोशल कोएलिशन बनाया पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस चुनाव ने ये साबित किया कि वो सोशल कोएलिशन जो है बहुत स्थायी नहीं है। वो कोएलिशन बड़ा भुरभुरा है। उसको हिंदुत्व के छतरी के नीचे रोक कर रखा नहीं जा सकता। जब जाति के अस्तित्व का सवाल उठेगा तो वो टूट जाएगा, और यही हुआ है। तो अब जो राजनीति चलेगी अगले 5 साल, उसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाएगी राष्ट्रीय राजनीति में। तो जेडीयू और टीडीपी ये तय करेंगे कि इस सरकार की दिशा क्या होगी, ये तय करेंगे कि इस सरकार की नीतियां क्या होंगी, और ये तय करेंगे कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी। तो वो ज़माना जो 2014 से पहले का था वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम अगले 5 साल तो ऐसा ही होने वाला है। और जिस तरह की सफलता जो है इंडी गठबंधन को मिली है, उससे ये धारणा और पुष्ट होती है। तो राजनीति जो है, देश की राजनीति और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, और ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये इस चुनाव का जनादेश है। तो देखिए अगले 5 साल क्या होते हैं, विकास की योजनाओं पर क्या फ़र्क पड़ता है, डेवलपमेंट की स्कीम्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, नीतियों पर क्या फ़र्क पड़ता है। और मोदी के सामने ये प्रश्न जो है वो रहेगा कि आखिर कैसी सरकार लोग चाहते हैं, कैसी सरकार हो तो लोग खुश होंगे, और कितना करें तो लोग संतुष्ट होंगे। इन 2 सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को अगले 5 साल में खोजना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक पर फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।